Hi, welcome all of you. This is our episode number 4. जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी हल्की फुल्की बातचीत पे, इट वाज अबाउट ओल्ड एज पेरेंटिंग. तो हमने ओल्ड एज पेरेंटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स चेक किए विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस. कैसे कैसे हम उससे डील कर सकते हैं, क्या होते हैं उसके स्कोप, क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने बात की. तो अब मुझे एकदम फ्रेश टॉपिक पे जाना है. दिस इज वेरी वेरी फ्रेश बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग एंड हु आर ट्रेंडिंग? यंगस्टर्स. ठीक है, तो वी वेलकम मिराज मीर जो हमारे साथ में हमेशा रहती हैं पॉडकास्ट में. मैं उनके साथ में बहुत सारे क्वेश्चनर्स काइंड ऑफ करूंगी, बट दोज क्वेश्चनर्स विल बी डेफिनेटली रिलेटेड टू the youngsters. Okay, so this is our topic, this is our agenda. I'm very excited to open this conversation with Miraj. So hi Miraj. Hi. Hi, good morning Chavi. Good morning. So it's a very nice topic. I personally like this topic क्योंकि relationship issues जो है ये आपने 10th grade के बच्चों को highlight किया है, but I think every individual is facing relationship issues right now. बट वी विल फोकस ऑन बच्चों से स्टार्ट करेंगे अभी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. और जो जेनजी जनरेशन जो है वो 10th के बाद के बच्चों से स्टार्ट होकर अभी जेनजी मतलब 22-23 साल तक हो जाता है. वो लोगों को रिलेशनशिप तो चाहिए, इनको रिलेशनशिप चाहिए. ऐसा नहीं कि इनको रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं. अच्छा. इनको सब चाहिए, लेकिन इनको उससे कोप करने में बहुत दिक्कत आ रही है. उसका मैक्सिमम मेरे को रीज़न ये समझ में आता है कि if you compare this generation with the older one, हम लोगों के पास में इतना सोर्सेज नहीं था इंफॉर्मेशन का. हम लोग को जो बड़े बोलते थे हम लोग चुपचाप वही सुन लेते थे. बट दीज पीपल, द यंग जनरेशन, इनके पास में लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप कोई एक चीज़ पूछो इनसे, ये 10 तरीके से आपको जवाब देंगे. सो इनको रिलेशनशिप मैनेज करने में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत डिक्रीज होती है. इज दिस ओनली अबाउट आई मीन लाइक आप तो सिंस आपके पास में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते होंगे, तो इज दिस ओनली अबाउट द जेंजी कि रिलेशनशिप्स आप जैसे बोल रहे हो, तो रिलेशनशिप इश्यूज अभी के लिए मुझे लगता है जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना यंगस्टर्स के लिए, कि अब मैं स्कूल में था, अभी तक तो मेरे फ्रेंड्स थे, कोएड एजुकेशन होता है या फिर गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल, पर वहाँ से जब वो एंटर करते हैं जूनियर कॉलेज में, तो कैसे एस्पेक्ट होता है उस चीज़ का? कितना इफेक्ट करता है उन्हें, कहाँ कहाँ और किस किस पॉइंट पे इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट तब करता है अगर वो किसी पीयर प्रेशर में है तो. और इस एज में पीयर प्रेशर बहुत कॉमन है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दूँ जो लोग पीयर प्रेशर नहीं समझते. पीयर प्रेशर इस तरीके का मतलब कोई डिसीजन लेना किसी के बहकाव में आके या किसी के ग्रुप में चलते हुए. जैसे अगर 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 5 लोग चाहते हैं कि हम ये कॉलेज में जाएंगे और ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे. अब 3 लोगों ने नहीं सोचा है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको ग्रुप छोड़ना नहीं है, उनको दोस्ती नहीं तोड़नी है, उनको वो फन चाहिए, वो क्लोजनेस चाहिए, इसके लिए वो 3 भी 5 के साथ मिल जाते हैं. इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं. तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस एज में क्योंकि पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं है, तो वो अपना पीयर प्रेशर खुल के समझ भी नहीं पाते हैं कि ये डिसीजन इस टाइम पे लेना भी चाहिए क्या नहीं. वो ले लेते हैं वो डिसीजन. तो कॉलेज में एंट्री होने के पहले ही जो प्रेशर होता है वो होता है पीयर प्रेशर. और रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के वजह से भी आते हैं. तो पेरेंट्स से क्यों नहीं रहता है? व्हाट इज द गैप विद पेरेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन गैप? डू दे डोंट टॉक नाइसली और व्हाट एल्स आर द पॉइंट्स? ये हमने जब प्रीवियस सेशन किया था उसमें डिस्कस किया था. अप्रोच मैटर्स अ लॉट एंड फ्रॉम बोथ द साइड. मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चों के लिए क्या अप्रोच है और बच्चों का पेरेंट्स के लिए क्या अप्रोच है, ये भी बहुत डिपेंड करता है. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. तो अगर पेरेंट्स सिंस अभी दिस इज 2026, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, काम करना ही पड़ता है, एक आदमी से घर नहीं चलता है. तो दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है, वर्किंग होने के बाद में उनका बच्चों के साथ में कितना कनेक्टिविटी है, आर दे गिविंग टाइम टू देयर किड्स प्रॉपरली, या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे अपने अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले लेते हैं. और रिलेशनशिप इश्यूज हमेशा घर से ही स्टार्ट होता है. उसके बाद में वो फिर फ्रेंड्स में
वर्क प्लेस पे दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। होम, और वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे को आपने किस तरीके का माहौल दिया है कि वो रिश्तों को किस तरीके से लेके चलता है आगे। You mean to say teenage since Teenage you know से they start, start facing the understand. emotional turbulence, तो वहाँ से ही शुरू हो शुरू हो जाता है। जाता That you mean, okay. So now coming up to a very common question after this कि आपने बताया कम्युनिकेशन गैप होता है पेरेंट्स के साथ में, बात नहीं करते हैं, या यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें शेयर नहीं करते हैं और वो चीज़ें पेरेंट्स को कहीं और से पता चलती हैं इन दैट वे, या फिर कम्युनिकेशन गैप इन सेंस ऑफ बीइंग प्राइवेट, ठीक है, जो हम यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं। तो हैव यू एवर गॉट अ क्लाइंट और अ स्टूडेंट हु हैज टोल्ड यू कि आई एम नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग विद माय पेरेंट्स एंड नाउ आई वांट टू ओनली डिपेंड ऑन माय फ्रेंड्स? यस, मेनी अ टाइम्स, बहुत सारे। अगर मैं कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन साउथ बॉम्बे के अगर हमारे कोई क्लाइंट आते हैं, जैसे कि कुछ बाइकल्ला साइड के हमने स्कूल्स में काउंसलिंग की है, उस टाइम पे मुझे ऐसे रिस्पॉन्सेस बहुत आए थे, आई हेट माई पेरेंट्स एंड आई वॉन्ट टू लिव इन हॉस्टल्स। मेरे को ये लोग हॉस्टल्स में डालते भी नहीं हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में भी नहीं भेजते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट बोर्डिंग स्कूल्स, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों को बोर्डिंग स्कूल स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने घर पे नहीं जाना है, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। ओके, तो ये जो डिटैचमेंट है, ये रिलेशनशिप मैनेज ना कर पाने की वजह से ही ऐसा होता है। अगर आप साउथ बॉम्बे का ही नाम ले रहे हो, इज दैट लाइक एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर साउथ बॉम्बे? मुझे तो यूजुअली यू नो रिलेशनशिप इश्यूज इन यंगस्टर्स लुक्स फॉर लाइक ओवरऑल, यू नो पूरे भारत की बात करते हैं। नहीं, जैसे आपने पूछा कि आपने सुना, अच्छा, आपका क्लाइंट, ओके, हाँ, तो दैट वे ज्यादातर क्लाइंट मुझे उस साइड से ही आए हैं, हाँ, कि नहीं रहना है और वेरी फिल्दी रिच फैमिली के बच्चे। बिकॉज दे आर रिच सो दे कैन अफोर्ड अ डिफरेंट हाउस और समथिंग। नहीं, उनकी फैंटेसीज ही अलग होती है लाइफ को लेके। उनको ऐसे लगता है कि घर लेना, अकेले रहना, और फिर उसमें पापा 2-3 नौकर रख देंगे। अच्छा, तो जो फैसिलिटी हमको यहाँ पे हमको वहाँ मिलेगी, बस हमको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। तो वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो उनके लिए सिंस दे आर ह्यूमन, उनका स्टाटा अलग है, उनका क्लास अलग है, बट इमोशंस अलग नहीं हो सकते। इमोशन सेम ही होते हैं कि उनको रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रहा है करने को, तो वो अलग रहना चाहते हैं। तो अलग फैंटेसीज में वो सब हमको बोल देते हैं कि हमको रहना ही नहीं है, पापा के पास इतने पैसे है कि वो अलग घर लेके हमको दे सकते हैं। और what about those kids who don't have that much of filthy rich family, या you know बहुत मिडिल क्लास हैं, जो कॉमनली कॉलेज जाते हैं, उनका क्या होता है? उनमें क्या टर्मोइल होता है रिलेटेड टू इमोशंस? They feel pity about it. Okay, so once they go to the college, when they enter, for example, a 10th class student, he is very excited, he or she is very excited for the day 1 or day 2, you know, what will be my life after this, क्योंकि वो पढ़ाई वाले मोड से थोड़ा फ्रीडम वाले मोड में आ जाते हैं, राइट? तो क्या होगा उनका पर्सपेक्ट, एक जनरल व्यू पॉइंट क्या होता होगा? आपने भी तो कॉलेज किया ही होगा, तो उस टाइम आपका क्या थॉट था? मोस्टली प्रेशर होता है, क्योंकि कुछ दे वांट मनी बाय हुक और क्रूक। उनको पता है कि ऐसे तो पैसे नहीं मिलने वाले लाइफ में। अगर लाइफ में पैसे चाहिए तो उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर जो बच्चों का गोल बहुत ज़्यादा सेट होता है, करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो वो प्रेशर झेल लेते हैं। लेकिन जो बच्चों का गोल सेट नहीं होता है, वो रोज़ बैग उठा के इसीलिए जाते हैं कॉलेज में क्या एक दिन और टल जाए, तो वो बच्चे प्रेशर नहीं झेल पाते। तो इसीलिए इस एज में आई गिव यू वन एग्जांपल। अभी जैसे हमारा फेस्टिवल था, ईद थी, ईद के दिन मुझे कॉल आया। वो कॉल कहीं आउट ऑफ सिटी से था, एंड उसकी उम्र, उसने मुझे बताया फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो, और ईद के दिन, मतलब ईद के दिन यूजुअली मैं वर्किंग नहीं थी। करेक्ट। तो उसने मुझे कॉल किया, मैम मैं अपने बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से कूद जाऊँ, लेकिन मेरे को कोई रिग्रेट ना रह जाए, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास, मेरे फ़ोन में 2 महीने से सेव्ड है, लेकिन कभी कॉल करने की मैंने हिम्मत नहीं की। लेकिन आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने ईद मुबारक नहीं बोला है, और अभी पूरी दोपहर निकल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँ,
लेकिन मेरे को रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। एंड बीइंग अ मुस्लिम आई नो सुसाइड एक हराम काम है, तो मैं एक बार आपसे कंसल्ट करना चाहता था। और वो मुझे नहीं पता वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, बट मेरे को नहीं लगता ईद के दिन कोई ऐसी बातें झूठ बोल सकता है। टेरेस पे खड़े होकर मेरे को फोन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग when I It's a say very small relationship, thing. So see, for us it is a small Sorry. thing because But now it we is have not for them it is not a small thing. किसी ने विश नहीं किया हमारे लिए, तो मतलब अभी लाइफ के वो वाले स्टेज पे कि हम खुद किसी को विश नहीं करते, टाइम ही नहीं होता है। हाँ, या फिर यू नो वो शायद प्रायोरिटी में नहीं होता है, या हम बोलते हैं हमारा काम चल रहा है तो हाँ, हो जाता है। नहीं है ना टाइम। आप अगर 100 लोगों को आप सुबह से लेके शाम तक विश करोगे तो आप अपने घर में कितना टाइम दोगे? तो एक बार फिर भी मेल जो होते हैं उनको कुछ काम वाम नहीं होता है तो वो सबको विश करते रहते हैं, लेकिन फीमेल्स को मैंने देखा है वो इतना नहीं कर पाती क्योंकि मोबाइल लेके बैठोगे हाँ, बहुत ज्यादा काम भी होता है। So for us it is small thing, but उस लड़के के लिए उस टाइम पे वो स्मॉल छोटी चीज नहीं थी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि दिस इज हाउ उनको रिलेशनशिप इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है, और रिश्तों में कितनी एफर्ट और टाइम देना चाहिए। जैसे हमें पता चलता है ना कि कौन सा रिश्ते में हमें एफर्ट और टाइम देंगे तो वो फ्रूटफुल है आता है। ओके, तो मिराज, व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरे लिए डे 1 वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज मुझे लगता था कि अब जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो लोग तो अलग स्ट्रीम में जा चुके हैं, आई विल बी गेटिंग न्यू फ्रेंड्स फॉर मी एंड आई विल एंजॉय दिस टाइम एज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, यू नो, जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड माइंड यू, इट हैज बीन द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वो फ्रेंड्स, वो टाइम, वो फ्रीडम, वो लर्निंग्स अभी तक है मेरे साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जो रिलेशनशिप तो एक अलग पार्ट हो गया, इट्स अ जर्नी ऑफ कॉलेज टाइम्स, इट्स अ जर्नी कि आप किसी को मिलते हो, यू नो, यू स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन। बट व्हाट अबाउट यू नो, सिंस यू सेड दैट पेरेंट्स के साथ में एक तो रिलेशनशिप का इश्यूज होते हैं बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप एंड दे वांट देयर फ्रीडम, राइट? तो प्राइवेसी आती है, फ्रीडम आती है। प्लस व्हाट अबाउट दोज यू नो पीपल हु बुली देम? हर कोई इंसान तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है, उस माहौल में बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होता है, ट्रैवलिंग नहीं की होती है उतनी ज्यादा। तो डू यू थिंक बुली इज अ पार्ट ऑफ यंगस्टर्स? यस इट इज। व्हाट इज द रीजन? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बुली। मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि लोग है ना ज्यादातर इसके ऊपर बात नहीं करते, और जिसके साथ हुआ है वो तो छुपाता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बुली करने के लिए ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। तो ज्यादातर बुली इंट्रोवर्ट बच्चों के साथ में होती है, इंट्रोवर्ट इंसान के साथ होती है, एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ में नहीं होता है ऐसा कुछ। क्योंकि बुली करने का कंसेप्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, किसी को सताना है, उसका रिएक्शन लेना है, और जैसे वो रिएक्शन आता है तो उनको मजा आता है। ओके, तो एक्सट्रोवर्ट इंसान तो वो नहीं करता है। करेक्ट। अब इंट्रोवर्ट चिढ़ जाता है, डर जाता है या फिर रोने लगता है तो उनको मजा आता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, किक, मतलब उन्हें मजा आता है बेसिकली, दे एंजॉय समबडीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि मिल गया, यही चाहिए था, ओके, वो मजा आता है। तो इसीलिए उन बच्चों की बुली होती है। अभी जो बच्चे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं या शाय रिजर्व काइंड ऑफ रहते हैं, ये तो अगर फुल फ्लैश पर्सनालिटी ही वैसा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। इनका घर से डिटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है इंट्रोवर्ट्स का। इंट्रोवर्ट या जो लोग रिजर्व रहते हैं, शाय या फिर बहुत ज्यादा डीप इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, तो या तो इनका घर में किसी के साथ में अटैचमेंट नहीं होता, पेरेंट्स के साथ नहीं होता है, किसी के सिबलिंग्स के साथ नहीं होता है, या इनके साथ घर में कुछ हो रहा होता है, तो वो एक रीजन होता है कॉलेज में बीइंग इंट्रोवर्ट एंड कॉलेज में बुली होने का। और फिर कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाते। अभी जैसे रिलेशनशिप इशू ही टॉपिक चल रहा है, तो हाँ उसको सारे ही एंगल से अगर आप चाहोगे कि मैं कनेक्ट करूँ, तो इनका क्लास में भी कोई दोस्त नहीं रहता है। आप देखना, एक ऐसा स्टूडेंट रहेगा जो अकेले बैठता है, एक स्टूडेंट रहेगी जो अकेले बैठना पसंद करती है पीछे कहीं पे, और वो किसी के साथ घुलेगी मिलेगी नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं। प्रोजेक्ट में भी अभी डेफिनेटली अगर आप घुलोगे मिलोगे नहीं, आप खुद को अलग थलग रखोगे,
तो आपको ग्रुप में भी कोई नहीं लेगा, प्रोजेक्ट में भी कोई नहीं लेगा, तो इनको पीपीटी प्रेजेंटेशन है या असाइनमेंट्स है, ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है, इनको कोई लेता नहीं है। तो फाइनली इनको टीचर ही आके किसी ग्रुप में डाल देती है कि इनको तुम ले लो। सो दिस इज वन ऑफ द एरिया ऑफ वेयर रिलेशनशिप इश्यूज कम। एंड देन फिर इस एज में बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स के साथ में अपोजिट सेक्स को लेकर अट्रैक्ट होना, ये तो मतलब कोई नई बात नहीं है, बायोलॉजिकली बहुत सदियों से इसी एज में होता आया है। आजकल हम opposite sex ही नहीं बोल सकते, which we also know the forwardness of the relationships nowadays. हमें सबको पता है कि people are okay getting into relationship with same sex. हाँ, मतलब attraction towards another person. Correct. ये इस एज में हो रहा है, हो जाता है और सदियों से होता है इसी एज में। लेकिन पहले लोग रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस नहीं होते थे। ओके। अब ये जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस तो होते ही है, प्लस इन्होंने पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इनका अगर झगड़ा भी हुआ है बॉयफ्रेंड के साथ में, जो कि बॉयफ्रेंड है भी नहीं, लेकिन इनको खुद को लगता है कि ये बॉयफ्रेंड है, तो हाँ, घर पे आके ये पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। अगर कोई पूछेगा क्या हुआ, नहीं मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस की इनको डेफिनेशन भी पता नहीं है। स्ट्रेस बस सबको पता है। हाँ, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आई नीड थेरेपी, खुद से बोल रहे हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लोग, हम लोग थक गए लोगों को बोल बोल के कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, तुम आओ। लेकिन ये जनरेशन ही अलग है, इनको लगता है कि कुछ भी हुआ तो आई नीड थेरेपी। No, but are they taking stress word as a coping material? कि वो चाहते हैं कि नहीं, जो स्ट्रेस हो रहा है मतलब नॉर्मल टेंशन मुझे हो रहा है, तो उसको टेंशन को ही वो लोग स्ट्रेस बोल देते हैं। इट्स अ नॉर्मल टेंशन ना, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉलेज में तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुमको मल्टीपल काम करने हैं उस टाइम पे, तुमको एक साथ 2-2, 3-3 असाइनमेंट करने हैं, तुमको तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम पे फोकस करना है, अगर केटी तो केटी का एग्जाम देना है। करेक्ट। बहुत सारी चीजें, अगर घर में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन है तो तुम्हें वो भी पूरा करना है, और ये तुम कर सकते हो, इसीलिए तुमसे एक्सपेक्टेड है। करेक्ट। कोई ज्यादा तो नहीं तुम्हारे ऊपर में थोप रहा है, बट ये उनसे नहीं होता है। तो ये सब तो हमारे टाइम पे भी होता था महाराज। दैट्स व्हाट मैं यही बताना चाह रही हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज पहले के और अभी में इतना क्यों फर्क है। हम आज भी अगर हमसे कोई 10-12 काम करवा लेगा तो हम उसको कर सकते हैं। वी नो आवर एफर्ट, वी नो आवर डेडलाइंस, हमें पता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो नई जनरेशन है। अब उसका रीजन अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर डिस्कस करने हम बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ कि ये किस किस तरीके से ये लोग अफेक्टेड है, लेकिन उसका क्लियर कट अगर आप रीजन पूछोगे मुझसे तो इनकी मेंटल कैपेसिटी ही कम हो गई है। अगर मेंटल ये यूथ की जो व्हाट इज द एज दैट यू कॉल दिस? मैं तो समझती हूँ 12 साल से ही जो टीनेज वाली एज है वहीं से ये चालू हो गया। ओके, टिल व्हाट एज? 23-24 till they are not into a job, a settled नहीं job नहीं or something? 22 के बच्चे जॉब भी करते हैं। Okay. ये लोग मैनेजर को ही रियलाइज करा देते हैं कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। ये They're मतलब very stern. हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता देते हैं, बोल देते हैं सीधा कि दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन। ये इनका अपना तरीका ही चलाएंगे जाके। उसका रीजन ही ये है कि इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, इनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये सब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओवर यूजेस ऑफ स्क्रीन, लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो चीज एक या दो तरीके से आनी चाहिए, इनको 10 तरीके जानना है, क्योंकि ये गूगल करते हैं। ये हर चीज, हर छोटी चीज के लिए गूगल कर लेते हैं, ना ये किसी से पूछेंगे, ना ये कोई सीनियर से कंसल्ट करेंगे, ना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। इनको पता है कि हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, नो डाउट गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन नॉट कम्प्लीटली। आई वुड से आई गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर नेबर में आग लग गई थी 10 साल पहले, वो गूगल पे नहीं है, मैंने चेक किया है। मेरे घर के पास आग लगी थी 10 साल पहले और वो गूगल पे नहीं है, तो गूगल पे वही डेटा है जो गूगल पे डाला गया है।
गूगल पे सब कुछ नहीं है। हाँ, तो गूगल अपने आप तो नहीं देता है। आपने खुद के ब्रेन को इतना थका दिया है बिना मतलब की इंफॉर्मेशन ले लेके, तो उससे क्या हो गया है, इंसान की कैपेसिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है ब्रेन इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स यू हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर मुझे लगता है तो वो यही है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप बाकी के सारे काम कर सकते हो। बट डोंट यू थिंक ये दिमाग ही ज्यादा चल रहा है अभी आजकल यंगस्टर्स में? आपने उसको लोड डाल दिया है ना, ज्यादा नहीं चल रहा है। उनको ऐसे लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बट नो, हर बार लॉजिकल रीजनिंग देना और वो आपको लगना कि वो सही है, दैट इज नॉट राइट। बट वो बाकी के 10 लोगों को भी सही लगना चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लेके ना दिमाग बहुत ज़्यादा थक गया है। तो आप देखो, इनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दे दो ना, पहले ये ना बोल देंगे सीधा, नो वी कांट डू दिस। मैंने ब्रेन में कैलकुलेट किया, मैंने एनालिसिस किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी डायलॉग मार देंगे आपके सामने बच्चे जो है। चलो, अभी गुड टू हियर फ्रॉम यू कि ये सब चीज़ें कॉमन तो हैं, सुनने में बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन एक्चुअली फेस करते हैं यंगस्टर्स, है ना? तो अच्छा, एक और जो हमने मूवीज़ में देखा हुआ है, जैसे कुछ कुछ होता है, या यू नो फॉर एग्जांपल विच मूवी आई रिमेंबर, हमारा रंग दे बसंती, या फिर यू नो टेक सम अदर एनी मूवीज ऑफ कॉलेज टाइम्स, ओके? तो बहुत कॉमन फैक्टर होता है जिसमें फ्रेंडशिप, ओके? तो व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यंगस्टर्स? फर्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज कि वो फ्रेंडशिप क्या एक्चुअल सीरियस रिलेशनशिप्स में जाती है? अगर जाती है तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए होती है या नहीं? Whatever you want to take first. मतलब ये आप उनकी मेंटालिटी के हिसाब हाँ, से मैं जानना चाहती हूँ। देखो, उस एज में ना रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खूबसूरत दोस्ती वाली ही लगती है। और ये वाली जो एज ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वैसे ही पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते। क्यों? जैसे तुमने भी बताया कि कॉलेज स्कूल खत्म होने के बाद में जब एक बच्चा कॉलेज में जाता है, बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं कि नो यूनिफॉर्म, नो डिसिप्लिन, नो असेंबली, एंजॉयमेंट। हाँ, किसी चीज का टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट है, कलरफुल कपड़े पहनना है, ये सारी चीजें ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता है कि तुम किससे दोस्ती करोगे, किससे नहीं करोगे, ओके? और पेरेंट्स, टीचर्स जो है वो बार बार फोन करके बोलते नहीं है कि आपका बच्चा क्लास में नहीं आया। आप कैंपस के अंदर जाने के बाद में आप कुछ भी करो, तो वो जो लाइफ का जो फेज है वो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो दोस्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। डज इट गो फॉर अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप? ये तो एक, मतलब मैंने कहीं बुक में भी पढ़ा था, एक सेइंग है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके दोस्त घटते हैं। वो सही बात भी है। पहले आप 12-13 के ग्रुप में चलते हो झुंड बना के जूनियर कॉलेज में, और आपको ऐसा लगता है कि हम ही है कॉलेज की शान। करेक्ट, ऐसा होता है। फिर बाद में वी आर द स्टार्स ऑफ द कॉलेज, वी आर द स्टार्स ऑफ द कॉलेज, और वो अपने बहुत बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। करेक्ट। जैसे जैसे डिग्री कॉलेज में जाते हैं, करियर की तरफ सीरियसनेस आता है, तो उसमें इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे लिए सही कौन है, गलत कौन है, तो वो अपना सर्कल छोटा करता जाता है। तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है कॉलेज की भी। जैसे अब तुम्हारी मेरी दोस्ती ले लो, हम एक प्रोजेक्ट पे मिले थे साथ में, बट कई सालों से भी नो ईच अदर, राइट? तो ये दोस्ती है। वैसे कॉलेज, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं, 20-20 साल हो गए हम लोगों को एक दूसरे को हम जानते हैं, तो वो दोस्ती अभी तक भी है, भले रोज बात नहीं होती है। वैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी दोस्ती अभी तक चल रही है कॉलेज टाइम की। ये जो जनरेशन है ना, मैंने जितना समझा है, जिस तरीके के केसेस मेरे पास आ रहे हैं, दे आर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर में। ओके। इतनी डिपेंडेंसी है कि अगर, जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, मुझे नहीं पता तुम इसको रिलेट भी कर सकते हो क्या नहीं। अगर समझो दो लोगों की दोस्ती है, बट उसमें से एक इंसान ऐसा है जिसकी किसी और के साथ भी दोस्ती है, तो अगर 2 लोगों के मोबाइल के कवर सेम है और तीसरे को ये बात पता नहीं चली,
बाद में देखने के बाद पता चले कि इन दोनों ने कहीं साथ में ही खरीदा था, तो वो इंसान को इस बात से भी स्ट्रेस आ सकता है ओके कि तुमने मेरे बिना लेफ्ट अलोन आई एम फीलिंग लेफ्ट अलोन, फोमो मेरे बिना तुमने जाके फोमो मोबाइल कवर ले लिया एक जैसा, अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा आई है। एम नॉट इन्फॉर्म्ड, बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रुप, पर मैं कैसे इन्फॉर्म नहीं हूँ। नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप, वो एक इंसान के साथ बिलोंगिंगनेस है कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, ओह, आई कैन नॉट शेयर यू विद एनीवन। ओके तो अगर उस लड़की ने किसी और से बात की तो इसको बुरा लग जाएगा। सेम लड़कों में भी होता है। डोंट यू थिंक मिराज, ये तो बहुत सिमिलर मुझे साउंड कर रहा है हमारे